नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज जहांगीर जी, जो कि वर्तमान में एसएमएस हॉस्पिटल के सीटी स्कैन और एमआरआई के टेक्नोलॉजिस्ट पद पर आसीन हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, जो आपने मेरे को विश्वकर्मा स्टूडियो में आज बुलाया। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोज जहांगीर है। मैं बेसिकली शालोदड़ा मेरा गांव है, नीम का थाना तहसील में पड़ता है ये। जी। मेरा जन्म वहीं का है और मेरी प्राइमरी एजुकेशन 8 क्लास तक मेरे उसी गांव में हुई है। उस गांव के पास में ही रेलवे स्टेशन डाबला करके एक जगह है, जस्ट 3 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ पे मेरा 9th और 10th क्लास हुआ है। हम लोग गांव छोड़ के वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। जी। तब से हम वहीं पे रह रहे हैं। वहीं पे मेरे पापा जी का तेल मिल का एक बिजनेस है, ऑयल मिल लगा रखी है पापा जी ने। बहुत बढ़िया। तो तब से हम वहीं पे शिफ्ट हो गए। मेरी एजुकेशन 10th तक रेलवे स्टेशन डाबला तक हुई है। जी। हम 3 भाई हैं, 2 मेरे से बड़े हैं। घर में मैं छोटा ही छोटा हूँ। मेरे एक भैया पापा जी के साथ तेल मिल संभालते हैं, दूसरे भैया ने मस्टर्ड एक रिटेल एंड होलसेल का शॉप कर रखा है वहीं रेलवे स्टेशन डाबला में। साथ में वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एक बहुत अच्छे एजेंट्स भी हैं। बहुत बढ़िया। 10th के बाद आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 10th के बाद मेरी 11th और 12th क्लास मैंने बायो ग्रुप से की है। कोटपुतली से मैंने 2 साल पढ़ाई की है, 11th और 12th। जी। उसके बाद मैंने बीएससी बायो ग्रुप से किया, यहीं पे महाराजा कॉलेज है अपने जयपुर में, वहाँ से मैंने बायो ग्रुप बीएससी बायो से किया है। उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा होता है रेडियोग्राफर्स का, वो मैंने डिप्लोमा यहीं पे पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट के यहाँ पे किया है। बहुत बढ़िया। तो आपका चिकित्सा सेवा में आपका रुझान कैसे आया? चिकित्सा सेवा में रुझान की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब 11th 12th में कोटपुतली पढ़ता था जी। तो मेरी परिवार में एक चाची जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उनसे मिलने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था मिलने के लिए। जी। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि एक अननोन पर्सन था, जिसका कोई भी नहीं था। वो एक बेसिकली ट्रक ड्राइवर था और वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी कोई भी केयरिंग नहीं कर रहा था। ओके। जब मैं चाची जी से मिलने गया तो मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे अननोन करके एक पेशेंट है, इसकी कोई केयरिंग नहीं है और उस तरह की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं है। तो मेरे मन में आया कि इनके लिए अपने को कुछ करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल के डॉक्टर से, सुपरिटेंडेंट से बात की जी। और हम सब जितने भी स्टूडेंट थे मेरे जानकार, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एक पैसा इकट्ठा किया और गवर्नमेंट की ही एम्बुलेंस से पैसों के साथ में मैंने एसडीएम से मिलके उस मरीज को जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बहुत बढ़िया। तब से मेरा ये रुझान मेडिकल फील्ड की तरफ चला गया। हम आपके चिकित्सा सेवा के अनुभव जानना चाहेंगे। चिकित्सा सेवा का अनुभव, मैं बीएससी करने के बाद मैंने डिप्लोमा कर रहा था मैं जी। तभी मैंने सोचा कि अपने को अब इस मेडिकल फील्ड में जाना है तो इसको मन से जाना है। जी। इसके लिए मैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट था उसमें कॉलेज स्कूल क्लास अटेंड करता था, लेकिन उसके बाद फ्री होते ही मैं यहाँ गेटवेल सेंटर है एक जयपुर में, गेटवेल डायग्नोस्टिक अच्छा सेंटर है जयपुर में, उस पर मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया। तो उससे मेरे को 2 फायदे हुए। एक तो मेरे को प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत अच्छा हुआ और सीनियर्स और डॉक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने भी अपने मन से थोड़ी पढ़ाई की और मेरा डिप्लोमा भी पूरा हो गया, मेरे को प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो गया और इकोनॉमिकली भी मेरे को एडवांटेज हुआ। उसके बाद मैंने इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मैं दिल्ली चला गया। डिप्लोमा पूरा होने के बाद में मैंने 1 साल एडवांस सीटी स्कैन एमआरआई में एक अलग से सर्टिफिकेट कोर्स किया 1 साल के लिए दिल्ली। इंडियन स्पेशल इंजरी हॉस्पिटल है बसंत कुंज में दिल्ली में, वहाँ से मैंने 1 साल तक उसका एक्स्ट्रा कोर्स किया। फिर मैंने करीब 1 साल दिल्ली में ही इसका अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया। दिल्ली में एक बहुत फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ करता है महाजन का, जीएमआर करके सेंटर है दिल्ली एम्स के पास में, वहाँ पे मैंने 1 साल तक उसमें सर्विस किया, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद फिर मैं 2005 में जयपुर आ गया। तब से मैं एसएमएस हॉस्पिटल में, मई 2005 में मैं जयपुर आया था, तब से मैं एसएमएस हॉस्पिटल में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपके काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, तो मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूँ कि समाज तक भी वो पहुँचे हैं, तो आपके अचीवमेंट जो भी रहे हैं आपके कार्यकाल में वो बताएं। सर ऐसा है, कोई भी काम अचीवमेंट करने के लिए अपने को दिल से एक जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। जुनून के लिए मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने मन से दिल से मेहनत की।
इस काम में, जी मेरा हमेशा सोचने का यही रहता है कि आप जो भी काम करें उसमें नंबर 1 हो। बिल्कुल। नंबर 1 होने से आपको इकोनॉमिकली भी फायदा होगा, आज नहीं तो लेट आवर्स में होगा, जी और आपकी एक सोशल रेपुटेशन, सामाजिक, सोशल सब कुछ एक अलग रेपुटेशन बनती है। बिल्कुल। उसी के रिगार्डिंग मैंने शुरू में बहुत मेहनत की। मैं पर डे करीब 100 सीटी स्कैन करता था मेरे अपने 6 आवर्स की ड्यूटी में। जी मॉर्निंग आवर्स की ड्यूटी में मैं रोजाना 100 सीटी स्कैन करता था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। इतने सीटी स्कैन इतने कम टाइप में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी नहीं होते। इसी को देखते हुए भास्कर ने 2011 में एक कॉलम दिया कि 2 लाख सीटी स्कैन करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी उन्होंने मेरी डिटेल्स अखबार में 2011 में दी कि पर डे इतने सीटी स्कैन करते हैं तो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होगा, इस हिसाब से उन्होंने मेरा ये अचीवमेंट दिया। उसके बाद 2013 में एक दिन में मैक्सिमम सीटी स्कैन करने का हमने रिकॉर्ड बनाया। वो लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नोटेड है, बिल्कुल। बाकायदा लिखा हुआ है, उसके मेरे पास प्राइज भी हैं। जी 331 सीटी स्कैन एक दिन में किए, 24 आवर्स। बहुत बढ़िया। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इतना सीटी स्कैन ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक नहीं हुए, एक दिन में एक मशीन के एक ऊपर। दिन में एक मशीन पे एक साथ आपने 331 सिटी CT स्कैन स्कैन किए हैं, किए। जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है। बहुत बहुत बधाई उस आपको। दिन हम सारे दिन वहीं पे हॉस्पिटल में ही रहे, खाना पीना सब वहीं पे। बिल्कुल होना ही था। जी सर। हम सिटी स्कैन और एमआरआई के बारे में जानना चाहेंगे कि सिटी स्कैन और एमआरआई क्यों करानी चाहिए? सीटी स्कैन, एमआरआई आज के डेट में डायग्नोस्टिक टूल्स का एक मास्टर स्ट्रोक है। जी आज के प्रीफिक्स में अपन देखें तो सीटी स्कैन, एमआरआई और पैथोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके बगैर, जांच के बगैर अपन कंफर्म नहीं कह सकते मरीज के बारे में कि इसको ये बीमारी है। जी अब अपन सीटी स्कैन, एमआरआई में दोनों में अलग अलग बात करके चलते हैं। सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। जी सीटी स्कैन में एक बेसिकली रेडिएशंस निकलता है। सीटी स्कैन कोई भी पार्ट का, पूरे शरीर में कोई भी पार्ट का अपन कर सकते हैं। लोगों में थोड़ी सी मिथ्या धारणा है कि सीटी स्कैन खाली सर का ही होता है, जी ऐसा नहीं होता है। सीटी स्कैन अपने पूरे शरीर में किसी भी पार्ट का हो सकता है। ये अलग बात है, किसी पार्ट्स के लिए सीटी स्कैन अच्छा होता है, किसी के लिए एमआरआई अच्छा होता है। जी बेसिकली इसी पे थोड़ा सा गौर अपन डीपली जाएं तो ट्रोमा या एक्सीडेंटल जिसको बोलते हैं, उसके लिए सीटी स्कैन बेस्ट है। उसका कारण ये है कि एक तो बहुत फ्यू सेकंड्स में ही सीटी स्कैन हो जाता है। मरीज अनकंफर्टेबल है या मरीज की स्थिति जी, ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा वेट कर सके, तो बिल्कुल। फ्यू सेकंड्स में सीटी स्कैन हो जाता है, तो अपने को उसका डायग्नोसिस उसको करना पता चल जाता है। दूसरा, ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो उसमें सीटी स्कैन बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा, बोनी पार्ट्स जो भी होते हैं पूरे शरीर में, जो भी हड्डी होती है, जी वो सीटी स्कैन में बहुत अच्छा आता है। उसका 3D व्यू अपन देखें तो पूरा एज ए स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत बढ़िया। तो वो सीटी स्कैन के लिए है। अब अपन एमआरआई की बात करते जी हैं। मैं इसी में एक बीच में और काटूंगा बात आपको। सीटी स्कैन से रेडिएशन निकलता है, वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो अपने को सीटी स्कैन जहां तक जरूरी हो तभी ही कराना चाहिए, अननेसेसरी अपने को सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सीटी स्कैन वहां पे कराना चाहिए जहां पे बड़ी मशीन हो। अच्छा सीटी स्कैन में स्लाइस चलती है, सीटी स्कैन को स्लाइस बोलते हैं, कितने स्लाइस की सीटी स्कैन है। ओके तो अभी मैक्सिमम 256 स्लाइस अवेलेबल है मार्केट में। अपने एसएमएस में भी, मेरे पास में भी 256 स्लाइस सीटी स्कैन लगा हुआ है। जी जितना बड़ा सीटी स्कैन होगा, पेशेंट को रेडिएशन डोज उतना ही कम आएगा। बहुत बढ़िया। तो किसी को अगर जरूरत भी होती है सीटी स्कैन, भगवान ना करे जरूरत पड़े, फिर भी होती है, जी तो अपने को कोशिश करनी चाहिए जितनी बड़ी मशीन, जितनी हायर स्लाइस मशीन होगी, अपने को उस पर कराना चाहिए। ओके अब अपन एमआरआई की बात चलते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। जी इसमें बेसिकली अल्ट्रासाउंड वाइव्स निकलती है, मैग्नेटिक रेज निकलती है, उसकी वजह से इमेज कैप्चर होती है। एमआरआई में कोई रेडिएशंस नहीं होता है। कुछ पार्ट्स के लिए, जैसे अभी मैं बात की थी, तो कुछ पार्ट्स के लिए एमआरआई बहुत अच्छा होता है। जैसे अपन बात करके चलें, ब्रेन के लिए एमआरआई बहुत अच्छा होता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा एमआरआई होता है, जॉइंट्स में लिगामेंट्स वगैरह देखने के लिए एमआरआई बहुत अच्छा होता है। समाज सेवा में आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
समाज सेवा में जुड़ाव के लिए मैं जब 11th-12th क्लास में पढ़ता था, जी, तो मैंने स्वामी राम सुखदास जी जो अपने ही समाज के थे, उनके कुछ कोटेशंस पढ़े थे। जी, उनकी मैं एक बुक भी पढ़ी थी मैंने, उनकी जीवनी भी पढ़ी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि जैसे माता-पिता का ऋण होता है, ठीक वैसे ही समाज का भी अपना एक ऋण होता है। जी, वो हर आदमी को उसको ऋण को उतारना होता है। वो बात मेरे दिमाग में बैठी, तब से मैं इस समाज में मेरा जुड़ाव हुआ। इसके रिगार्डिंग मैं जब भी मेरी ड्यूटी आवर में जो भी कोई सीटी स्कैन एमआरआई करता हूँ, जी, उसमें कोई भी पेशेंट्स आता है जिसके ऊपर जहांगीर नाम लिखा हुआ है, तो मैं दिल से उसको प्रायोरिटी से करता हूँ। उसका पहले सीटी स्कैन करते हैं, उसके एमआरआई करते हैं, प्रॉपर करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग देने में हेल्प करते हैं, जल्दी देने में, साथ में उसमें क्या तकलीफ आई है, वो पेशेंट को समझाते हैं, जी, साथ में उसको प्रॉपर डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी एडवाइस करते हैं कि आपको इतनी तकलीफ आ रही है, ये तकलीफ है तो आप उस डॉक्टर से मिलिए, वो इसके लिए स्पेशलिस्ट है और अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और महासभा में भी शायद अभी कुछ आप पद में हैं। महासभा में वैसे तो सभी लोगों का प्यार है, जी, मुझे सब लोग जब भी महासभा बनी है हमेशा पद शुरू देने से। के लिए जी, रहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा-सा उधर रुझान कम होता है, तो अभी मेरे संगठन मंत्री के पद पे कार्यरत हूँ महासभा दिल्ली से। बहुत बढ़िया। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं 2 बातें कहूँगा, जी, या ये समझ लो एक तो मेरी टीस भी है दिल की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल। अभी समाज में क्या है कि साफा और माला का एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है। जी, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम साफा और माला में निकल जाता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि स्वागत करना कोई बुरा है, स्वागत सभी का करना चाहिए, लेकिन साफा और माला को छोड़ के, जिससे कि अपना टाइम बचे। जी, दूसरी बात अपन बात करके चलें कि मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो भी हैं, मीटिंग्स भी हैं, जो भी समाज की, वो एक संडे को होती हैं। जी, और ज़्यादातर लोगों के पास संडे ही एक टाइम होता है, जिसमें उसको घर परिवार को भी देखना है, अपने बाकी काम्स भी देखने हैं, समाज को भी बिल्कुल। जाना है मीटिंग्स वगैरह में जो भी प्रोग्राम्स हैं। अब उसमें मैक्सिमम जो टाइम है वो साफा और माला पहनने में ही निकल जाता है। तो मेरी जो भी सीनियर्स हैं, जो भी या जो भी समाज के प्रभुत्व बंधु हैं, अध्यक्ष साहब हैं, उनसे प्रार्थना है कि इस साफा और माला प्रोग्राम को बंद करें और शॉर्टकट में 5 से 10 मिनट में जो भी एक स्वागत के लिए है, सबका एक साथ स्वागत करें, जिससे कि उस टाइम का अपन प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें बिल्कुल, और टाइम भी अपन बचा सके, जिससे कि उस टाइम को अपन अच्छी सोच में लगा के समाज का विकास करने में हेल्प करें। बहुत बढ़िया। जी। आप अपने समाज बंधुओं और युवाओं के नाम संदेश बताइए कुछ। अभी महाकुंभ की तैयारी चल रही है समाज में, काफ़ी अदर्स समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी ये किया है, ब्राह्मण समाज ने किया, जाट महासभा ने किया है, तो राजपूत सभा ने भी किया है। जी, तो मेरी युवाओं से तो एक ही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, या मेरा कुछ भी समझ लीजिए, जी, सजेशन। सजेशन समझ लीजिए कि इस महाकुंभ को ऐसा महाकुंभ बनाना है कि आने वाली कई सदियां इसको याद रखें। जी, और अपनी इतनी गैदरिंग होनी चाहिए, इतने लोग इकट्ठे होने चाहिए जो आज तक किसी समाज में, जयपुर में या राजस्थान में इकट्ठे ही नहीं हुए हों। बिल्कुल। मेरी तो सभी से ये प्रार्थना है कि कम से कम 10 लाख लोग इस प्रोग्राम में आएं और इस महाकुंभ को सफल बना। सबसे बड़ा महाकुंभ बना के सफल बनाएं, योगदान दें। बहुत बढ़िया। दूसरा, मैं एक एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा कहूँगा। जी, अपने समाज में एजुकेशन बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से समाज को ग्रोथ करनी चाहिए या जिस हिसाब से एजुकेशन का बढ़ावा मिलना चाहिए, उतना अभी भी नहीं मिल पा रहा है। एजुकेटेड जो ऑलरेडी फैमिली है उसमें तो है, अच्छा कर रहे हैं समाज के सभी स्टूडेंट्स, बच्चे, लेकिन अभी भी गांव में बहुत कुछ बाकी है, जी, जिसमें अपने को एजुकेशन पे और ध्यान देना चाहिए। मेरी मंत्री साहब से या अपने अध्यक्ष साहब से भी, प्रदेश अध्यक्ष साहब से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से भी प्रार्थना है कि एजुकेशन पे एक विशेष ध्यान दें, जिससे कि एजुकेशन
देखो, एजुकेशन जहाँ पे विकसित हो गई वहाँ समाज अपने आप ही विकसित हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो एजुकेशन के साथ में इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होगा, बिल्कुल। तो सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ होगा। जी, बिल्कुल। तो अपना मानना ये है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है कुल मिला के। डेफिनेट। वो प्रदेश सभा हो चाहे महासभा के लेवल पे वो अपन को बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहूँगा गाँव-गाँव, ढानी-ढानी तक इसको बिल्कुल, जाना चाहिए। बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य और समाज हित के लिए काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, जो आपने मेरे को स्टूडियो में बुलाया। मैं दिल से आपका आभारी हूँ। मैं चलते-चलते एक और प्रार्थना करूँगा सभी समाज बंधुओं से कि सब मिल-जुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। पास्ट को भूल जाएं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, पहले उसने ऐसा किया, उन सब बातों का अब टाइम गया। एक आदमी की लिमिटेड लाइफ है, बहुत कम लाइफ होती है, तो इस सब में मिल बांट के रहें। दूसरा, मैं थोड़ा सा और मेडिकल फील्ड में हूं तो इसके लिए एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। वर्तमान समय में 70% बीमारियां अभी भी नहीं है। वो बीमारियां या तो जनरेट होती हैं या पेशेंट की साइकोलॉजिकल होती है। अब वो साइकोलॉजिकल क्यों होती है, वो तो एक लंबा विषय है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए अपने को साइकोलॉजी में अपन नहीं जाएं, अपन 70% में नहीं जाएं। इसके लिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि 1 घंटा खुद के लिए दिन में जरूर निकालें। 1 घंटे में आप योगा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा साथ में एक मेडिटेशन जरूर करें, जितना आपसे हो जाए। आधे घंटे से लेके 1 घंटे 2 घंटे तक जो मेडिटेशन में जो चीज आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो आप बंद आंखों से देख सकते हैं। जो आप खुली आंखों से पास का देख सकते हैं, बंद आंखों से वो बहुत दूर का, विदेश का देख सकते हैं। तो दोबारा नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।